मम्मा, सब छोटे बड़े पक्षी नदी पर बड़े आम के पेड़ से आम खाने जाते हैं। हर रोज छोटे बड़े पक्षी वहाँ जाकर मीठे मीठे आम खाते हैं। परंतु मम्मा, आप मुझे वहाँ क्यों नहीं जाने देती हो? बेटा, वहाँ तरह तरह के छोटे बड़े पक्षी होते हैं। मैं नहीं चाहती कि आपके किसी भी छोटे बड़े पक्षी से लड़ाई हो जाए। मम्मा, मैं आम खाने जाऊंगा, मैं लड़ने थोड़े जाऊंगा। और वो पक्षी तो मुझसे भी छोटे हैं, जो हर रोज वहाँ आम खाने जाते हैं। ऐसा कहते हुए कुक्कू दूसरी दिशा में अपना मुंह करके रोने लग जाता है। फिर माँ से कहाँ देखा जाता है अपने बेटे को रोता हुआ देखकर। अच्छा, अब मान भी जाओ, क्यों गुस्सा हो रहे हो? चले जाओ आप भी आम खाने, परंतु शाम होते होते घर वापस लौटकर आ जाना। यह सुनकर कुक्कू उछल के खुश होता है। मुझे पता था आप मुझे मना नहीं करोगी। अच्छी मम्मा, प्यारी मम्मा, थैंक यू मम्मा। और मम्मा, प्यारी मम्मा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं वहाँ पर किसी से भी झगड़ा नहीं करूँगा। मुझे विश्वास है अपने बेटे कुक्कू पर। फिर कुक्कू नदी की दिशा में बड़े पेड़ से आम खाने के लिए चला जाता है। आज तो कुक्कू बहुत खुश था, वो बहुत तेज उड़ रहा था। रास्ते में उसे बुलबुला मिल जाता है। कुक्कू बुलबुले के पास बैठ जाता है। बुलबुली दोस्त, मैं तो बड़े पेड़ से आज आम खाने जा रहा हूँ, क्या आप भी चलेंगे मेरे साथ आम खाने? आम? अरे वाह, मैं तो रोज जाता हूँ आम खाने, पर अब कोई बात नहीं, मैं आज आपके साथ भी चलता हूँ आम खाने। फिर वो दोनों वहाँ से आम की तरफ चल देते हैं। इधर जग्गू तो कब से पत्थर मारे जा रहा था, परंतु उससे एक भी आम नहीं टूट रहा था। इधर कुक्कू भी एक पत्थर उठाता है और पके हुए आम को निशाना लगाता है। पहले ही पत्थर में वो आम तो नीचे गिर जाता है। अरे, मैं तो कब से ट्राई में हूँ, परंतु तुमने तो पहले ही निशाने में आम गिरा लिया। जग्गू भाई, ये आम आप ले ले, मैं और भी आम तोड़ लूँगा। नहीं, मैं किसी से मांग कर कोई चीज नहीं खाता हूँ। कुक्कू और बुलबुला अपना आम उठाते हैं और नदी पर थोड़ी दूर जाकर बैठकर आम खाने शुरू कर देते हैं। इधर जग्गू तो पत्थर पर पत्थर चला रहा था और एक पत्थर पेड़ से जाकर टकराकर जग्गू के सर में लग जाता है। जग्गू के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। सिर में चोट लगने के कारण रोने लग जाता है और डरता है कि उसके पापा और मम्मा डांटेंगे। इधर थोड़ी दूर छांव में पेड़ पर मिट्ठू तोता बैठा हुआ था। वो सब ये देखकर तुरंत वहाँ जग्गू के पास आ जाता है और फिर कुक्कू और बुलबुला भी वहाँ आ जाते हैं। जख्म तो बहुत गहरा है, ये चोट तुम्हारे सिर पर कैसे आई है? अंकल तोता, इन दोनों ने मेरे सर में पत्थर मार दिया है। बहुत शरारती है ये छोटे बच्चे। ऐसा नहीं है अंकल तोता, जब जग्गू को चोट आई तो मैं और बुलबुला तो बैठे आम खा रहे थे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तोता उस छोटे कौवे को उठाकर उसके घर की तरफ चला जाता है। इधर बुलबुला और कुक्कू आपस में बातें करके कह रहे थे, ये झूठ क्यों बोल रहा था? यही तो, इसका अपना पत्थर ही इसके सर में लगा है और नाम हमारा लगा रहा है। अब घर चलें, शाम भी होने वाली है। फिर वो दोनों छोटे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। ये क्या हो गया तोता, मेरे जग्गू के सर पर कैसे चोट आई है? मैं थोड़ा दूर बैठा हुआ था। मम्मा, मुझे चिड़िया और बुलबुल के बेटे ने मिलकर मारा है, मैंने कोई शरारत नहीं की। पापा जी, मुझे आप मारना नहीं, मैंने कोई शरारत नहीं की। जग्गू का पापा कालू तो पहले से ही बहुत गुस्से वाला था। अरे सॉरी जिंदगी, मैंने सभी पक्षियों की पिटाई ही की है तुम्हारे पापा ने, और तुम हो कि उनसे मार खा कर आ गए हो। हर समय तो मारते रहते हो मेरे बेटे को, लड़ा होगा तुमने। अब चलो चल के देखते हैं कि कहाँ छुपे हैं वो दोनों। मेरी जग्गू का सिर फोड़कर ऐसे थोड़े ना उनको हम छोड़ देंगे। अरे ऐसे नहीं, पहले थोड़ा अंधेरा होने दो, उसके बाद पहले बुलबुल के बच्चे को देखूंगा और फिर
फिर बाद में चिड़िया और उसके बेटे को। मम्मा मम्मा जोर जोर से पत्थर चला रहा था। इधर बुलबुल का बेटा अपनी माँ को सारी बात बता रहा था। मम्मा मम्मा जोर जोर से पत्थर चला रहा था जग्गू आम के पेड़ पर, और फिर एक पत्थर उसके अपने ही सर में जाके लग गया, और जब खून बहने लगा तो उसने कुक्कू का नाम लगा दिया, और मेरा भी। बेटा कोई शरारत तो नहीं की ना आपने? नहीं मम्मा, मैं और कुक्कू तो दूर बैठे आम खा रहे थे। इधर कुक्कू भी अपनी माँ को सारी बात बता दी। उसकी माँ ये सब बात सुन के कहती है, इसी बात से तो डरती थी मैं कि वो कौवा और कौवी बहुत बुरे हैं। वो तो हर वक्त लड़ाई ही करते रहते हैं और किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई और बढ़ा देते हैं। अब ना जाने वो क्या करेंगे। चिड़िया और उसका बेटा बैठे ऐसे रो रहे थे। मम्मा मेरा विश्वास करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो पत्थर जग्गू को लगा वो उसने खुद ही ऊपर फेंका था। इधर अंधेरा हो चुका था और कौवा कहता है, अब मैं जाता हूँ, उस बुलबुल और चिड़िया के बच्चे को अब भी सबक सिखाता। और वो बहुत गुस्से में कौवा वहाँ से चला जाता है। कौवा तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। बुलबुल अपने घोंसले में अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। कौवा एक बड़ी सी लाठी साथ लेकर आता है और आते ही बुलबुल के बेटे को मारना शुरू कर देता है। वो तो किसी का भी नहीं सुन रहा था। बुलबुल की माँ खड़ी मिन्नतें कर रही थी। वो कमजोर थी, वो कौवे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। कौवा तो बहुत बेरहम था। भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो, मत मारो, मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे मार लो पर मेरी बच्ची को छोड़ दो। इधर गौरी भी जग्गू को साथ लेकर तमाशा देखने पहुंच जाती है। अब क्यों रो रही हो? पहले तो समझाया नहीं था अपने छोटे बुलबुल को? कैसे सर फोड़ दिया इसने मेरे जग्गू का। इधर जग्गू सब देख रहा था, पर वो अपने पापा से कहना तो चाह रहा था कि इसे मत मारो, पर वह अपने पापा से डरता था कि उसके पापा कहीं उसको ही न मारे। कौवा इधर बहुत जुल्म करता है। वो तो बुलबुले के घोंसले को आग लगा देता है। बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को जला दिया इसने, मेरे बेटे को कोई बचाओ मेरे बेटे को। फिर कौवा एक लाठी बुलबुल के सर में मारता है। अभी तो बुलबुल की नस्लें भी याद करेंगी कि कौवे से दूर ही रहना। चिड़िया बहुत बुरा हुआ, चिड़िया बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ कबूतर भैया? कौवे ने बुलबुल के बेटे को मार दिया। इतना सुनती है कि चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। वही है जानती थी कि अब वो कौवा उसके घर की तरफ भी आता होगा। कोई पास ना था, कोई पास नहीं था। जरा भी रहम नहीं आया उस कौवे को छोटे से बच्चे पर। ऐसा कहकर कबूतर तो वहाँ से चला जाता है। उसे सब पता था कि अब क्या होने जा रहा है। कुकू बेटा जल्दी चलो, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। जल्दी चलो बेटा जल्दी, हम किसी दूसरे जंगल में तुम्हारी मौसी के पास जाते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटे वहाँ से भाग के दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। और इधर रात थी, इसलिए बहुत अधिक अंधेरा था। वो बहुत तेज उड़ रहे थे। इधर जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा पापा ने तो जला ही दिया है उस छोटे बुलबुल के बच्चे को। हमारी लड़ाई जरूर हुई थी, परंतु वह इतना भी बुरा नहीं था। अब चुप कर जा, जो अगर तुम्हारे पिता ने सुन लिया ना तो तुम्हें भी बहुत मारेंगे और बाहर भी निकाल देंगे। इधर कौवा चिड़िया के घर जाके आवाज देता है, अरे ओ चिड़िया जरा बाहर तो निकल, मैं देखता हूँ तुझे और तेरे बेटे को। इधर चिड़िया और उसका बेटा तो वहाँ से जा चुका था दूसरे जंगल। लगता है भाग गई डर के मारे। दोनों ही भाग गए मेरे डर से। इनको पता नहीं है मुझे कालू कौवा कहते हैं। भाग गए ना जाने कहाँ। फिर कालू कौवा वहाँ से घर वापस होता है। इधर सुबह हो जाती है। इधर बुलबुल तो दीवानी और पागल हो चुकी थी। उसे कुछ खबर नहीं थी वह जिंदा है या मरी हुई है। कालू, ओ कालू, मेरा बेटा वापस ला दे। मेरा बुलबुला मुझे दे दो। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, हम कभी लौट कर नहीं आएंगे।
एक माँ की आंखों के सामने उसके बेटे को जलाकर मार दिया है, वह कैसे जी सकती है? वो तो जिंदा थी, परंतु एक जिंदा लाश की तरह थी। जग्गू को इधर तेज बुखार था, वो बहुत डरा हुआ। जग्गू ऐसे ही बड़बड़ा रहा था कि बुलबुला जिंदा है या मर गया, जिंदा है या मर गया, वो जिंदा भी होगा या मर गया होगा, उसे बहुत दर्द हुआ होगा। इधर जग्गू झूठा तो था, पर वो झूठ बोल भी चुका था। अब वो कर भी क्या सकता है? और बुलबुला तो वैसे भी मर गया था। ये दवाई है और जग्गू को दे दो, इससे बुखार आराम हो जाएगा। अरे वो डर गया है, जग्गू को जलता हुआ देखकर वो बहुत डर गया है। जग्गू बस करो, कुछ नहीं हुआ। ऐसे पक्षियों को ऐसे ही सजा देते हैं। परंतु पापा, आपने तो बुलबुल को जला ही दिया, उसे मार ही दिया, उसे तो बहुत दर्द हुआ होगा। मम्मा, वो पत्थर मैंने खुद ही ऊपर फेंका था। ऐसा कहते हुए जग्गू मर जाता है। गौरी और कालू कौवा रो रहे थे। बुलबुल वहाँ आई। मुझे मार दो, मेरा बेटा मुझे लौटा दो, वह ऐसे बोले जा रही थी। और कौवा और कौवी के पास भी बच्चा ना था, सिवाय पछतावे के। चिड़िया अब अपने घर वापस आ गई। कौवा और कौवी पागलों की तरह नदी पर बैठे रोते रहते थे। वह अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। बुलबुल का बेटा लौट कर तो नहीं आएगा, और मैं ऐसे जंगल में ऐसे पक्षियों के साथ नहीं रहना चाहती जहाँ किसी को जलाकर मार दिया जाता है। मैं यहीं खुश हूँ, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। ऐसे चिड़िया वापस फिर अपने उसी दूसरे जंगल में लौट जाती। मम्मी, मैं और मीनू मौसी अनाज लाने के लिए बाहर जा रहे हैं। एक तो पहले से ही हमारे जंगल में अनाज की कमी है, और ऊपर से अभी बारिश का मौसम भी शुरू हो गया। इस वजह से पूरे जंगल में सब तरफ पानी ही पानी जमा हो गया है। और मीनू मौसी अनाज लाने के लिए दूसरे जंगल जाने वाले हैं। हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बेटी, तुम्हारे साथ मीनू मौसी है, इसीलिए मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। फिर भी तुम दोनों अपना ध्यान रखना और शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। हाँ मम्मी, मैं आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। लाडो अपने घर से निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर उड़ने के बाद वह मीनू मौसी के घर आकर बाहर आ जाती है। वह मीनू मौसी के घर का दरवाजा खटखटाती है। मीनू मौसी, अरे ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लाडो। मीनू मौसी जैसे ही दरवाजा खोल देती है तो देखती है लाडो। अरे लाडो, तुम हो? आओ आओ, अंदर आओ। कहो, कहाँ जा रही थी? अरे मीनू मौसी, क्या आप भूल गयी? आज हमें अनाज लेने के लिए दूसरे जंगल जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी याददाश्त भी कम होती जा रही है। कोई बात नहीं मीनू मौसी, ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है, चाहे वह जवान हो या बूढ़ा। चलो हम चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। फिर दोनों मीनू मौसी और चिड़िया लाडो घर से निकल पड़ती है। उन्हें घर के बाहर आए थोड़ा ही समय हो गया था, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लो, ये बारिश भी ना बहुत होशियार है। जब हम घर पर थे तब तो ये नहीं आई, और जैसे ही इसे पता चला कि हम बाहर आए हैं कि इसने बरसना शुरू कर दिया। मीनू मौसी, आप भी ना, हमें कहीं पर भी नहीं रुकना है अब। तभी लाडो को ऊपर से कालू कौवे के चाय का ठेला दिखाई दे जाता है। चलिए मीनू मौसी, इस ठंडी ठंडी बारिश में कालू भैया के हाथ की गरम गरम गोल्डन चाय पीते हैं। दोनों ठेले के पास आ जाती हैं। कालू की चाय पूरे जंगल में फेमस थी, इसीलिए उसके ठेले पर हमेशा ही भीड़ लगी रहती थी। लाडो और मीनू मौसी अपना नंबर आने का इंतजार कर रही थी। अरे ओ कालू भैया, जरा हमारी तरफ भी ध्यान दे और हमें भी गर्मा गर्म चाय दे दें। हाँ हाँ मीनू मौसी, अभी देता हूँ, बस 1 मिनट। कालू लाडो और मीनू मौसी को चाय देता है। माफ करना मीनू मौसी, चाय देने में देर हो गई, लेकिन क्या करूँ, दुकान पर ग्राहक बहुत ज्यादा है और चाय देने वाला मैं अकेला। सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मेरे पास इसके लिए एक उपाय है कालू। वो क्या मौसी? आप
तुझे तेरे काम में हाथ बटाने के लिए एक साथी की जरूरत है, वो अब शादी कर ले। मीनू मौसी, आप भी ना, कालू शर्मा जाता है। अरे कालू भैया, आप तो शर्मा गए, लेकिन मीनू मौसी सही बोल रही हैं। अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। चलो चलो, अब बताओ ना, करोगे या नहीं? वो तुम्हारी शादी करवाते हैं। मीनू मौसी, जब तक मेरी बहन लाडो की शादी नहीं हो जाती, तब तक मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? जब लाडो की शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं भी अपनी शादी कर लूँगा। बिल्कुल सही कहा। परिवार में बहन चाहे भाई से उम्र में बड़ी हो या छोटी हो, क्यों ना पहले ही बहन की शादी हो जानी चाहिए। जब तक लाडो की शादी नहीं होगी, तब तक तू कैसे शादी कर सकता है? बात तो सही है। इस तरह बातें करते हुए बारिश भी थोड़ी कम हो जाती है। अरे मीनू मौसी, हमारी बातों के चक्कर में हम किस काम से बाहर आए थे, ये तो हम भूल ही गए। अरे हाँ, अब बारिश भी थोड़ा कम हो गई है। चलो चलो, अब हम चलते हैं। चाय के पैसे देकर दोनों वहाँ से अनाज की खोज में निकल पड़ते हैं। कि बहुत देर तक दोनों ने अपने जंगल के आसपास अनाज की खोज की, लेकिन उन्हें कहीं पर भी अनाज के दाने नहीं मिले। दोनों थकी हारी एक पेड़ पर आकर बैठ जाती हैं। अरे लाडो, लगता है अब हमें खाली हाथ ही वापस घर लौटना होगा। चलो हम चलते हैं। मीनू मौसी, ऐसी हिम्मत मत हारो। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, हमें हमारे घर में ढेर सारा अनाज जमा करके रखना होगा। हम ऐसे खाली हाथ वापस अपने घर नहीं जा सकते। चलिए हम थोड़ा दूर जाकर अनाज की खोज फिर से करते हैं। दूसरे जंगल में हमें जरूर अनाज मिलेगा। वह दोनों फिर से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद वह एक अनजान से जंगल में आ जाते हैं। अरे लाडो, ये कौन सा जंगल है? हम तो यहाँ पहले कभी नहीं आए। हाँ मीनू मौसी, यह जंगल कितना हरा भरा है, हमें यहाँ पर आना जरूर चाहिए था। वह दोनों फिर से अनाज की खोज करने लगे कि तभी फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे, यह बारिश तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही, हमें फिर से कहीं रुकना पड़ेगा। कि तभी लाडो को एक पेड़ पर खाली घोंसला दिखाई देता है। अरे मीनू मौसी, वो देखिए, उस पेड़ पर एक खाली घोंसला है। चलिए ना, हम चलकर उसमें रुकते हैं। नहीं रे बाबा, हम ऐसे किसी के अनजान घोंसले में कैसे जाएं? अगर वह घोंसला किसी शिकारी पक्षी का हुआ तो क्या होगा? लेकिन हम अभी बारिश में भीग रहे हैं, अगर हम ऐसे ही भीगते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है वह हमारे जैसे ही किसी दूसरे पक्षी का घोंसला हो। हाँ, हो सकता है। ठीक है, दोनों उस घोंसले में आ जाती हैं। जैसे ही दोनों अंदर आ गए, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह घोंसला किसी मामूली पक्षी का घोंसला नहीं था, वह तो एक खूंखार शिकारी चील का घोंसला था। वहाँ पर चारों तरफ अंडों के छिलके, हड्डियाँ और कंकाल पड़े हुए थे। अरे बाप रे मीनू मौसी, आप सही बोल रही थी, ये घोंसला तो सच में किसी शिकारी पक्षी का है। अब वो शिकारी पक्षी वापस यहाँ न आ जाए कि उससे पहले हम दोनों को इस घोंसले से बाहर निकलना होगा। दोनों वहाँ से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी उस घोंसले का मालिक शिकारी चील वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। मैं बाहर इतनी तेज बारिश में शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई शिकार नहीं मिला, इसीलिए मैं निराश होकर यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ तो शिकारी खुद ही मेरी राह देख रहा है। मेरी तो निकल पड़ी। अब मैं तुम दोनों को खाकर मेरा पेट भरूंगा। अभी ओ चील के बच्चे, तू हमें हाथ तो लगा के दिखा, फिर बताती हूँ मैं तुझे। अरे, तुम्हें तो मेरा डर नहीं लग रहा है? मैं तो तुम्हें ऐसे ही कच्चा चबाकर खाने वाला था, लेकिन अब मेरा प्लान बदल गया है। इस ठंडी ठंडी बारिश में तुम दोनों को गर्मा गर्म बिरयानी बनाकर खाने में और ज्यादा मजा आएगा। पहले मैं दुकान पर जाकर मिर्च मसाला लेकर आता हूँ। फिर वो चील उन दोनों को घोंसले के अंदर बंद करके चला जाता है। लाडो मौसी, मीनू मौसी मदद के लिए खिड़की से चिल्लाने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई है, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है, प्लीज हमारी हेल्प करो, हमें इस घोंसले से बाहर निकालो। तभी बल्लू नाम का एक चिड़ा
अनाज लेकर वहाँ से गुजर रहा था, उसे उन दोनों की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज लगता है कि कोई मुसीबत में है। बल्लू आवाज की दिशा में निकल पड़ा। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। यह आवाज इसी घोंसले से आ रही है। बल्लू खिड़की के पास आ जाता है। अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे फंस गई हो? लाडो सारी बात बल्लू को बताती है। अरे ये बातें तो बाद में कर लेना, पर उस शिकारी के आने से पहले हमें बाहर निकालो। जैसे ही वह दरवाजा खोल देता है कि शिकारी चिन्ह सामान लेकर आ जाता है। अरे तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तू अंदर जिन दो पंछियों को बंद करके गया था, मैं उन्हें बचाने के लिए आया हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब उनके साथ साथ मैं तेरी भी बिरयानी बना के खाऊंगा। चील बल्लू पर झपटने ही वाला था कि तभी बल्लू ने पास में पड़े डंडे से चील को मारना शुरू कर दिया, लेकिन चील ने डंडे को छीन लिया और बल्लू पर अपने पंजों से वार कर दिया। बल्लू घायल हो गया। तभी लाडो और मीनू मौसी डंडा लेकर घोंसले से बाहर आ गईं और चील को पीटना शुरू कर दिया। बल्लू भी उठकर खड़ा हो जाता है और वह भी चील पर झपटा मारा और उन तीनों ने मिलकर चील को डंडों से मार मार कर उसकी हसली पसली एक कर दी। चील बेहोश हो गया। चलो भागो, चलो चलो यहाँ से भागो, चलो यहाँ से भाग चलो, यहाँ से आओ यहाँ से, अरे मेरे पीछे पीछे। बल्लू उन दोनों को अपने घर लेकर आ जाता है। आते ही बल्लू की माँ ने उसके घाव पर मलहम पट्टी कर दी और बल्लू ने सारी बात अपनी माँ को बताई। मीनू मौसी ने भी अपने लाडो के बारे में उन दोनों को बताया। माँ जी, आपका बेटा बहुत निडर है, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान बचाई है। हाँ सच में आप बहुत निडर हो। अगर आज आप सही समय पर नहीं आते तो हम अभी जीवित नहीं रहते। बेटा मुझे तुम पर गर्व है। माँ जी अब हमें निकलना होगा, हमें बहुत दूर जाना है। रुको, तुम दोनों यह अनाज लेकर जाओ, हमने बहुत सारा अनाज पहले से ही जमा करके रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। उन दोनों से विदा लेकर वह दोनों अपने जंगल की तरफ निकल पड़ी। लाडो आज तो हम मरते मरते बच गए। हाँ मीनू मौसी, अगर बल्लू जी नहीं आते तो हमारा क्या होता? अरे वो बल्लू, वो कितना सीधा साधा लड़का था। बल्लू तुम्हें पसंद है ना मीनू मौसी? आप भी ना? मैं समझ गई। चलो चलो अब जल्दी चलते हैं। फिर वो दोनों घर शाम होते होते दोनों अपने जंगल के पास आ जाते हैं। मीनू मौसी अपने घर ना जाते हुए लाडो के घर सीधा पहुंच जाती है। लाडो सारी बात अपनी माँ को बताती है। अरे बाप रे, यह बात तो दिल दुखा देने वाली है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आज तेरी वजह से लाडो और मीनू जिंदा है। हाँ मम्मी, और मैं और मौसी बल्लू जी की वजह से। अरे हाँ, यह बात तो मैं बताना ही भूल गई। अरे लाडो की मम्मी, इन सब बातों में एक बहुत बढ़िया बात हो गई है। वो क्या मीनू मौसी? मीनू मौसी फिर उन्हें सारी बात बता देती है। क्यों लाडो, क्या तुम्हें बल्लू पसंद है? मीनू मौसी आप भी ना? लाडो शर्मा जाती है, फिर वो किचन में चली जाती है। हाँ मीनू, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम कल सुबह होते ही कालू को साथ लेकर फिर से बल्लू जी के घर जाएंगे और उनसे शादी की बात करेंगे। इधर सुबह हो जाती है। कालू, मीनू मौसी और लाडो की मम्मी बल्लू के घर जाते हैं। मीनू मौसी सारी बात बल्लू की माँ को बता देती है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। मीनू बल्लू को भी लाडो बहुत पसंद है, तो फिर देर किस बात की? हम जल्दी से ही कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर लाडो और बल्लू की सगाई कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन बल्लू और लाडो जंगल के पक्षियों की मौजूदगी में बल्लू और लाडो की शादी धूमधाम से हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह लाडो की शादी की कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताना। अरे आप सब कहाँ जा रहे हो? अभी मेरी शादी बाकी है। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में।